हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडू सेशन में। फ्रेंड्स, केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम्स है जिसमें कि आपकी जो है 20 नंबर का आपका जो है ईवीएस आना है। ये ईवीएस जो है आपका पर्यावरण स्टडी नहीं है, ये आपका इन्वायरमेंट साइंस है। यानी कि पर्यावरण के जो क्वेश्चंस है वो साइंस से रिलेट करके आपके पीआरटी में पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले बात जो है आपको ये समझनी है कि ये आपका इन्वायरमेंट स्टडी नहीं है, ये आपका इन्वायरमेंट साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो की बात की जाए तो ये आपके लिए वीडियो इतना हेल्पफुल है। यहाँ पर मैंने विश्व के प्रमुख घास स्थल और इसके साथ साथ सभी संस्थान, उनके मुख्यालय, कब उनकी स्थापना हुई है, विटामिन्स, उनके रासायनिक नाम क्या हैं, और बायोगैस और कंजर्वेशन से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी विभिन्न प्रकार की कृषि की जो विधियां हैं, विभिन्न प्रकार की जो कृषि क्रांतियां हुई हैं, खिलाड़ियों के उपनाम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रमुख खिलाड़ियों की संख्या से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको मैंने इस वीडियो में लिया है। तो फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिए और यकीन मानिए कि क्वेश्चंस की जो संख्या है वो आपको पेपर में बहुत अच्छी इससे देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, फ्रेंड्स हम लोग जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा जो है हम लोग मेन फोकस अपना क्वेश्चन और आंसर की ओर देखेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा महत्वपूर्ण नोट्स है जो मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। बात की जाए यहाँ पर घास के मैदान की, और ये जो है किस महाद्वीप पर स्थित है, तो यहाँ पर सबसे पहला आपका है स्टेपीज। स्टेपीज की बात की जाए तो ये आपका यूरोप और एशिया में स्थित है। एशिया और जो है यूरोप महाद्वीप पर जो है ये स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। स्टेपीज जो है आपका एशिया व यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है आपका प्रेयरीज, तो ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका में जो है आपका ये स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका पम्पास की बात की जाए तो पम्पास कहाँ है, तो ये आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बेल्ट की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है आपका सवाना की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर है, अफ्रीका में स्थित है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट है आपका डाउन्स, तो डाउन्स कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस प्रकार से जो आपके प्रमुख घास के जो स्थल मैदान है और वो जो है किस महाद्वीप पर स्थित है, तो ये आपके जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पर हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे संस्थान, संगठन और उनके मुख्यालय। संस्थान, संगठन और उनका मुख्यालय कहाँ पर किसका स्थित है। आपका पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। फ्रेंड्स, ये जो है हैंड जो रिटन नोट्स है और राइटिंग मेरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप मैनेज कर लीजिए। मेन चीज़ है आपको कंटेंट जो है वो अच्छा दिया जा रहा है, राइटिंग पर फोकस इतना मत कीजिए। कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, बस आप जो है ये देखें और कम समय में आपको बेहतर। और फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे चैनल से वीडियो भले ही कम प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन मैं अपना जो क्वेश्चंस का यहाँ पर जो भी मैं आपको दे रही हूँ वो एक्यूरेट है, उसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं है, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट है आपका इंटरपोल की बात की जाए, इसका मुख्यालय आपका लियोन्स जो कि आपका फ्रांस में है और इसका जो स्थापना है वो 1923 में की गई थी। आगे हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए तो इसे यूएनओ भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका जो है न्यूयॉर्क में है और इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना जो है वो 1945 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन जो है इसका मुख्यालय है। स्थापना की बात की जाए तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन की बात की जाए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय की बात की जाए रोम, इटली में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना जो है वो आपकी 1945 में की गई थी। फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन पाने के लिए कम से कम आपको जो है अदर जो जहाँ से भी आप देखते हैं 1 घंटे का टाइम वेस्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। सीधा आपको जो है मेन फोकस आपकी स्टडी होगी, क्योंकि एग्जाम से टाइम किसी के पास नहीं है। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रेंड्स आपका जो है कहाँ पर है, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका WHO जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है आपका
मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है आपका जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपको नाटो की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है और इसकी स्थापना जो है वो 1949 में की गई थी। आगे नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आप जो है इन क्वेश्चंस को, ये आपके जो पर्यावरण से संबंधित होके जीएस से भी कनेक्ट जो है क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है अंकटाड का जो मुख्यालय की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर है, जेनेवा में। इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये आपका 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की बात की जाए तो ये आपका जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है वो आपकी 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे महत्वपूर्ण है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका मनीला में है और इसकी जो स्थापना है वो आपकी 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दक्षेस यानी कि सार्क के मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका काठमांडू नेपाल में पड़ता है ये, और इसकी स्थापना जो है वो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है और महत्वपूर्ण है विश्व व्यापार संगठन की बात की जाए तो WTO जो है इसका मुख्यालय जेनेवा में है। स्थापना की बात की जाए तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है बिस्मटेक की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका ढाका में है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और काफ़ी महत्वपूर्ण आपका है ब्रिक्स की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो है संघाई में और स्थापना 2019 में की गई थी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हम लोगों ने यहाँ पर संगठन और उनके मुख्यालय को देखा, फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो विटामिन और उनके रासायनिक नाम जो है ये आपको आने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी संख्या में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं विटामिन की, और विटामिन से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कौन कौन से जो है रासायनिक नाम पूछे जाते हैं तो उनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आपका विटामिन कौन सा है, यहाँ पर ये विटामिन दिए गए हैं, ये क्या है, तो ये आपके हैं विटामिन, और इस साइड जो आपके दिए हैं ये रासायनिक नाम है। क्या है, ये आपके जो है रासायनिक नाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपका क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और इसके कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, इसके साथ साथ एक जीरोथैलेमिया रोग होता है, वो भी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो आपको ये याद रखना है। फ्रेंड्स वो मैं यहाँ पर उपलब्ध नहीं करा पाई हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताते चलेंगे। जो भी आपका जो विटामिन की कमी से रोग होगा तो वो आपको बताते चलेंगे। तो नेक्स्ट है आपका विटामिन जो है B1। विटामिन B1 की बात की जाए तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो थायमीन होता है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका थायमीन होता है, और इसकी कमी से होता है बेरी रोग। कौन होता है, तो बेरी रोग जो है वो इसकी कमी से हो जाता है। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट और ये है B2 जो है इसका रासायनिक नाम की बात की जाए तो B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन जो है इसका रोग होता है। इसकी कमी की बात की जाए तो इसकी कमी से जो है वृद्धि का रुकना जो है विटामिन B2 की कमी से होता है। नेक्स्ट और आपका है B12 की बात की जाए तो ये जो है इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन जो है इसका जो है रासायनिक नाम होता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की बात की जाए तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो मुख्य रूप से स्कर्वी होता है। लेकिन फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए, यदि क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए और ये बोल दिया जाए कि मसूड़ों का जो फूलना है और जरा सी चोट पर रुधिर जो है वो निकलने लगे,
तब जो है ये जो किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। स्कर्वी के साथ साथ ये भी याद रखना है कि जरा सी चोट पर यदि जो रुधिर निकल रहा है तो वो विटामिन सी की कमी है। आगे नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे वो आपका है विटामिन डी। तो विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है तो वो रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स जो है वो इसकी कमी से रोग होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सूखा रोग, कमजोर दांत, दांतों के रोग, दांतों का सड़ना भी आपका विटामिन डी की कमी से होता है। काफ़ी लोग कहेंगे कि ये तो विटामिन सी की कमी से होता है। फ्रेंड्स सी कमी जो है वो स्कर्वी जो कि आपके मसूड़ों को बर्बाद करता है, इसमें आपको ये दांत बताए गए हैं कि दांतों में जो रोग होते हैं तो वो आपका जो है विटामिन डी भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। आगे नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के की बात की जाए तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फ्लोक्यूलोन। फ्लोक्यूलोन जो है ये नॉन होगा, सॉरी यहाँ पर नॉन होगा, लॉन नहीं होगा, ये मिस्टेक है। तो फ्लोक्यूलोन जो है ये आपका विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। और रुधिर का स्त्राव होना ये आपका जो है विटामिन के की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टैकोफेरॉल होता है। और रिप्रोडक्शन में जो कमी हो जाती है वो जनन शक्ति जो है कमज़ोर होना वो विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट आपका है विटामिन पी। तो ये जो है निकोटिनामाइड इसका जो है रासायनिक नाम होता है। तो फ्रेंड्स सभी विटामिन उनके रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोगों को हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे जो आपका महत्वपूर्ण बायोगैस से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। बायोगैस की बात की जाए तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये आपकी बायोगैस में शामिल हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी गैस जो है वो बायोगैस के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, तो वो आपकी मीथेन हो जाएगी। ये 50 से 80% जो बायोगैस होती है उसमें मीथेन ही होती है। यानी कि जो बायोगैस में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपकी मीथेन होती है, 50 से लेकर 80% तक होती है। बाकी का परसेंटेज नहीं पूछा जाता है। तो आपको कॉमन रूप से ये याद रखना है कि जो बायोगैस होती है उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस होती है। सबसे अधिक मात्रा में पूछा जाए तो आपकी मीथेन होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी स्थान पर जहाँ पर भी पौधा उपलब्ध है, जहाँ पर भी कोई एनिमल्स उपलब्ध है, उसको जो उसका नेचुरल वातावरण है उसको उसी वातावरण में जो है जो संरक्षण किया जाता है। जैसे कि आप कॉमन रूप से समझें फ्रेंड्स, किताबी भाषा में समझेंगे आपको समझ में कम आता है। जैसे कि आपको सभी पता है पौधे जो है कहाँ रहना पसंद करेंगे, तो पौधे जो है खेत या जंगल या मैदान है वहाँ पर ही तो रहना पसंद करेंगे। लेकिन यदि आपने पौधों को अपने घर पर छत पर उगाया है तो ये आपका जो है इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है। उनको आपने वहाँ पर जो लेके आए हैं, आपने उनको बोया है और उगाया है। उसके बाद जैसे जानवर भी होते हैं तो जानवर को हम लोग क्या करते हैं, बांध के रखते हैं अपने घर में, लेकिन ये उनका जो है इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है। जानवर को जो उनका जो जैसे जंगल होता है तो जंगल को कवर कर दिया जाता है, जंगल का एरिया कवर कर दिया जाता है और उनको उन्हीं के नेचुरल स्थान पर जब रखा जाता है तो वो होता है इन सिटू कंजर्वेशन। जैसे कि मछली होती हैं, मछलियों को कहाँ रहना पसंद है, तालाबों में, समुद्रों में। लेकिन अगर हम उनके लिए अलग से मतलब खुद जो उनका वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, उनको अलग से जो लाके फिर वहाँ पर उनको रखते हैं, उनका कंजर्वेशन करते हैं, तो वो सभी आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन हो जाते हैं। यानी कि हम जानबूझ के मानव के द्वारा जो कंजर्वेशन किया जाता है वो एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। और जो जानवर जो है या एनिमल्स जो भी हैं, पेड़ पौधे अपने आप जहाँ उगाएं, अपने आप जहाँ पर रहें, वही आपका इन सिटू कंजर्वेशन होता है। फ्रेंड्स अपनी भाषा में समझने की हमेशा कोशिश करें। किताबी भाषा जो होती है वो थोड़ी टफ होती है, तो वहाँ से चीज़ें इतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो इन सिटू कंजर्वेशन की बात की जाए तो समुद्री जैवमंडल, समुद्र इतना बड़ा होता है, वो तो अपने आप बना है, मानव ने तो निर्मित नहीं किया है। तो ये क्या है, ये आपका इन सिटू कंजर्वेशन है। अपने आप वहाँ पर कंजर्वेशन जो होते हैं, मछलियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, अन्य छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो अपने आप से जो है समुद्र के किनारे भी पौधे होते हैं। काफ़ी लोग कहेंगे पौधे कहाँ होते हैं, समुद्र में जो है काफ़ी प्रकार के एल्गी भी होते हैं। तो ये जो है आपका समुद्री जैवमंडल वो आपका इन सिटू है, अपने आप वहाँ पर कंजर्वेशन है। नेक्स्ट है आपका सामुदायिक निश्चय। तो ये भी आपका जो है
सामुदायिक निश्चय की बात की जाए तो ये भी आपका क्या है, इंस्टीट्यूट है। पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, इनको वहाँ पर जो बनाया जाता है, जानवर को रखा जाता है, तो जो नेचुरल स्थान होता है वहीं पर उनको रखा जाता है, बट उनको जो है संरक्षण प्राप्त किया जाता है। उनको ऐसा नहीं होता है जो अलग से लाके किया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा जू या चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर क्या होता है, तो वो एक्सिट्यू होता है। राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में आप फ़र्क जो है समझ लें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जंगल में ही है, और जू जो है वो अलग से बनाया जाता है। तो इतना फ़र्क समझ जाएंगे, आपको इंस्टीट्यूट एक्सिट्यू कंजर्वेशन में कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। जीन अभ्यारण्य और वन्य जीव अभ्यारण्य, इस प्रकार से आप जो है इनको याद रखें। नेक्स्ट है आपका एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। एक्स सिट्यू कंजर्वेशन का क्या है, तो ये जीन बैंक, विभिन्न प्रकार की जो स्पर्म ओवम है उनको एकत्रित किया जाता है लैब वगैरह में, तो वो आपका जीन बैंक होता है, ये आपका एक्स सिट्यू कंजर्वेशन होता है। प्राणी उत्थान, जो जू होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, और वहाँ पर जो जानवर रखे जाते हैं, एनिमल्स रखे जाते हैं, उनके ऊपर एक बाउंडेशन में उनको रखा जाता है, कैद करके रखा जाता है, वो आपका एक्स सिट्यू कंजर्वेशन होता है। वनस्पति उद्यान, ये सभी आपके एक्स सिट्यू कंजर्वेशन है। फ्रेंड्स आगे हम लोग महत्वपूर्ण देखेंगे, ये दो BSI और ZSI, इनके कभी कभी जो है फुल फॉर्म भी पूछ दिए जाते हैं। तो ये आपका है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका ZSI, ये आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1916 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका रामसर संधि। रामसर संधि क्या है, तो ये आपकी जो है 1971 में जो है इसकी जो है स्थापना हुई है। नेक्स्ट है आपका इंडियन गैंडा विजन, तो ये आपका 2020 में आया है। आगे चलते हैं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आगे है आपका भारत में प्रथम जैविक राज्य। भारत में प्रथम जैविक राज्य की बात की जाए तो ये आपका सिक्किम बना है। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस। जो भी महत्वपूर्ण दिवस जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण दिवस को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स महत्वपूर्ण दिवस की बात की जाए तो विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस की बात की जाए तो ये आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। फ्रेंड्स वही दिवस लिए हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप परेशान बिल्कुल ना हो, आपको बहुत अच्छा जो है कंटेंट यहाँ से मिलेगा, और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्स में अभी तक पूछे जा चुके हैं और आगे भी उनकी कंटिन्यू आने की संभावना है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये आपका मनाया जाता है 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट जो भी आपके दिवस हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात की जाए तो ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और ये आपका 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात की जाए तो 2 फरवरी को आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस की। विश्व हिंदी दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स आगे है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात की जाए तो ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट है आपका विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस की बात की जाए तो ये आपका 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये आपका मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस की बात की जाए तो ये दिवस आपका जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स राइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि राइटिंग पर फोकस ना करके आप कंटेंट पर फोकस यदि करेंगे तो आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत जो मैंने की है वो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाएँ, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। फ्रेंड्स सभी कॉन्टेंट जो मैंने उपलब्ध कराया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स आगे है विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस की बात की जाए तो ये आपका 19 दिसंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आगे नेक्स्ट है आपका विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस की बात की जाए तो ये आपका मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट और विश्व शिक्षक दिवस।
विश्व शिक्षक दिवस की बात की जाए तो ये फ्रेंड्स आपका मनाया जाता है 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात की जाए तो ये आपका 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण नेशनल मंडेला दिवस। नेशनल मंडेला दिवस की बात की जाए तो ये आपका 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने रंग भेद के जो खिलाफ है वो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। सभी लोगों को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। फ्रेंड्स जो भी मैंने यहाँ पर दिवस बताए हैं उनमें से आपको कितने नहीं आते थे वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैम मैंने ये नया सीखा है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। नेक्स्ट है आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो ये आपका 8 मई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए तो ये आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने पॉइंट वाइज भी, फ्रेंड्स मेरा नोट्स है तो मैं जैसे लिखती हूँ पॉइंट वाइज लिखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हमेशा 100% कम हो उपलब्ध, लेकिन जितना हो वो एक्यूरेट हो। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा की आर्टिफिशियल जो रेन है वो क्या है, तो ये जो है सिल्वर आयोडाइड का इसमें जो है यूज किया जाता है। जो सिल्वर आयोडाइड के यूज से जो वर्षा होती है वो आपकी कृत्रिम वर्षा होती है। नेक्स्ट है आपका बायोडीजल। बायोडीजल ये आपके पौधे पूछे जाते हैं, कौन सा पौधा जो है वो बायोडीजल पौधा है। तो मोस्टली आपको जेट्रोपा लिखा मिलता है, क्वेश्चन जो ऑप्शन होते हैं उनमें आपको जेट्रोपा लिखा मिलता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है इसके साथ साथ करकास, पोंगोमिया ये भी आपके बायोडीजल पौधे हैं। ये क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलने वाले हैं, मैंने बहुत मुश्किल से इनको एकत्रित किया है। यहाँ पर जेट्रोपा हमेशा मिलता है, लेकिन बाई चांस जेट्रोपा ना आए ऑप्शन में तो आपको ये दोनों भी याद रखने हैं। करकास और पोंगोमिया जो है ये आपके बायोडीजल प्लांट हैं। फ्रेंड्स बात करेंगे इनकी फैमिली की। कभी कभी एग्जाम्स में जो है बायोडीजल जो है पौधे जो होते हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट और काफ़ी महत्वपूर्ण तुलसी है। तुलसी को क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा के पूछा जाता है कि कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है। पूछ देते हैं उसका ऐसे यूज होता है, उसको मतलब पूजन में होता है, पूजन के लिए भी पूछते हैं, और कहीं कहीं ये पूछ देते हैं कि जो तुलसी को पवित्र सबसे पवित्र पौधा के रूप में ऐसे पूछते हैं। बहुत सारे इसके जो है टाइप है पूछने के, तो ये जो है आपका इसका बॉटेनिकल नेम बहुत पूछा जाता है। ये बॉटेनिकल नेम होते हैं फ्रेंड्स, वानस्पतिक नाम होते हैं बॉटेनिकल नेम। तो ये भी आपको याद रखना है। जो तुलसी का होता है वो ओसीमम सैंक्टम होता है। आप 2-3 बार इसे बोलेंगे ओसीमम सैंक्टम, ओसीमम सैंक्टम, ओसीमम सैंक्टम, आपको याद हो जाएगा। और मैं अपनी कहूँ तो मुझे कम से कम जो है 200 पौधों के बॉटेनिकल नाम याद होंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 200 के होंगे, हो तो ज़्यादा भी सकते हैं, वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन यदि आप चाहें तो कुछ तो याद कर ही लें। नेक्स्ट और इसकी फैमिली जो है वो लेबिएटी है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो लेबिएटी फैमिली से जो है ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट है आपका कपास। तो कपास की बात की जाए तो कपास जो है ये गॉसाइपियम जो है इसकी स्पीसीज होती हैं। गॉसाइपियम की बहुत सारी स्पीसीज यानी कि जातियां होती हैं, और ये सभी जो कपास के पौधे हैं गॉसाइपियम जो स्पीसीज है वो आपकी मालवेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये इसकी क्या है, तो ये इसकी फैमिली है, ये भी इसकी फैमिली है, तो ये फैमिली भी आपको याद रखनी है। आगे नेक्स्ट है पीएच मान। पीएच मान की बात की जाए तो पीएच मान जो है वो 0 से 14 तक होते हैं, 0 से 14 तक होते हैं, इस प्रकार की स्केल होते हैं। और यहाँ पर 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और इसके अपर जो होगा 7 वाला न्यूट्रल होगा, इधर वाले जितने होंगे वो आपके क्षारीय होंगे 14 तक, और इससे जो कम होगा यहाँ पर आपका 14 है, यहाँ 0 है, इसके नीचे जो भी होंगे वो माइनस में, वो सभी माइनस में नहीं होंगे। यहाँ पर जो भी 6 के बाद जो है 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये सभी मान जो है वो अम्लीय होते हैं। माफ़ कीजिए जो गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये जो है अम्लीय होते हैं। 7 के ऊपर सभी आपके क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन आपका 1985 में हुआ था। चर्मोनिल दुर्घटना की बात की जाए तो 26 अप्रैल 1986 को ये दुर्घटना जो है रूस में हुई थी। नेक्स्ट है आपका क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन की बात की जाए तो 1957 में आपका क्योटो सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है पर्यावरण अधिनियम। पर्यावरण अधिनियम जो है वो 1986 में आपका पारित हुआ था, पर्यावरण अधिनियम। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण नियंत्रण व निवारण
जो है अधिनियम, तो ये कब आया था? तो ये आया था आपका 1981 में वायु प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम आपका आया था। आगे जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम, इसकी बात की जाए तो ये आपका 1972 में आपका जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम जो है आया। नेक्स्ट आगे और काफ़ी महत्वपूर्ण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपका 1972 में आया था। नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम। फ्रेंड्स इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, यहाँ वन संरक्षण अधिनियम है, तो इन डिफरेंस को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये आपका 1980 में आया था। नेक्स्ट और काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीएनजी का फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाता है, जिसमें कुछ भी नहीं है, इतना इजी है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी की बात की जाए तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो आपका एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका बीओडी जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका बीओडी का फुल फॉर्म हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, पॉइंट है एक, मलेरिया पैरासाइट की खोज सर रोनाल्ड रोस ने की थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मलेरिया पैरासाइट की खोज किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, सर रोनाल्ड रोस ने की थी। मिड डे मील योजना कब आई थी? तो 1995 में आई थी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की जाए तो ये 2009 में आई थी और 2010 में लागू हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान की बात की जाए तो 2001 और 2 में आई थी। स्कूल चलो अभियान आपका 1995 और 96 में आया था। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है ये कंटेंट पहुंच सके। नेक्स्ट और काफ़ी महत्वपूर्ण, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। फ्रेंड्स बात करेंगे सेरीकल्चर की। फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा जो है हम लोग मेन फोकस अपनी स्टडी पर है, क्योंकि आप सभी को पता है किसी के पास टाइम नहीं है कि फालतू की बातें जो है वीडियो में की जाएँ। तो मेन फोकस अपना स्टडी रखिए। और ये आपका सेरीकल्चर जो है ये रेशम कीट पालन जो है ये आपका क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका एपीकल्चर किसको बोला जाता है? तो एपीकल्चर में हम लोग मधुमक्खियों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? मधुमक्खियों का पालन करते हैं। नेक्स्ट और काफ़ी महत्वपूर्ण, पिसीकल्चर की बात की जाए तो मछलियों का पालन यानी कि मत्स्य पालन, वो आपका पिसीकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है फ्लोरीकल्चर, फ्लोची नहीं है, सॉरी यहाँ मिस्टेक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फूलों का उत्पादन जो है वो फ्लोरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका विटीकल्चर क्या है? तो ये आपका क्या है? ये अंगूरों की खेती क्या कहलाती है? ये आपकी विटीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट और काफ़ी महत्वपूर्ण, बर्मी कल्चर क्या है? बर्मी कल्चर में केंचुआ का पालन किया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखते हैं, पोमो कल्चर क्या है? तो इनमें फलों का उत्पादन जो किया जाता है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो पोमो कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है ओलेरी कल्चर क्या है? सब्जियों का उत्पादन जो है वो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर क्या है? तो फ्रेंड्स बागवानी जो होती है उसे हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट आपका और काफ़ी महत्वपूर्ण, जल में पौधों का उगाना, मृदा रहित कृषि, यानी कि जो मृदा रहित कृषि होती है, यही से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, जिसमें जल में पौधों को उगाया जाता है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन पसंद आ रहे हों तो वीडियो को प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियाँ देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये जो है क्रांतियाँ कौन कौन सी जो हैं हुई हैं? फ्रेंड्स बात करेंगे सबसे पहले हरित क्रांति की जनक की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन जो है वो आपके हरित क्रांति के जनक हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये क्रांति जो है वो आपकी खाद्यान्न से संबंधित है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका श्वेत क्रांति की बात की जाए तो ये श्वेत क्रांति जो है वो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से जो है आपका श्वेत क्रांति संबंधित है। बात की जाए जो है वह इसके जनक की तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन
कुरियन जो है वो इसके दुग्ध क्रांति के श्वेत क्रांति के जनक हैं। इसे ऑपरेशन फ्लड नामक योजना जो है वो इसके लिए आरंभ की गई थी। ये बात भी आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट है नीली क्रांति। बात नीली क्रांति की गई है तो ये किससे संबंधित है? नीली क्रांति आपकी जो संबंधित है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। बात भूरी क्रांति की जाए, बात भूरी क्रांति की जाए तो ये आपकी किससे संबंधित है? ये आपकी उर्वरक से संबंधित है। फ्रेंड्स आगे है आपकी रजत क्रांति। बात रजत क्रांति की गई है तो रजत क्रांति आपकी किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। बात पीली क्रांति की जाए तो पीली क्रांति की बात की जाए तो ये आपकी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सरसों पूछा जाए तो सरसों भी आपका जो है पीली क्रांति से संबंधित होगा। नेक्स्ट है आपका कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति की बात की जाए तो ये आपका बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। बायोडीजल प्लांट अभी आपको बताया था जेट्रोपा जो कि यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। बात लाल क्रांति की जाए तो लाल क्रांति में आपका टमाटर और मांस का उत्पादन जो है वो आपका आता है लाल क्रांति में। फ्रेंड्स बात की जाए गुलाबी क्रांति की, गुलाबी क्रांति से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो ये आपका झींगा मछली उत्पादन से हो जाएगा संबंधित आपका गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करें बादामी क्रांति की। बादामी क्रांति की बात की जाए तो ये आपकी किससे? मसाला उत्पादन से संबंधित है आपकी बादामी क्रांति। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति की बात की जाए तो ये आपकी किससे संबंधित है? फल उत्पादन से संबंधित है आपकी सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण अमृत क्रांति। जी सभी क्रांति जो है अमृत क्रांति तो जो है बाकी क्रांति आपने पढ़ी होंगी। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अमृत क्रांति नहीं पढ़ी होगी। तो नदी जोड़ो परियोजनाएं जो हैं ये आपकी किस में आती हैं? अमृत क्रांति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट और आपकी है गोल क्रांति। गोल क्रांति की बात की जाए तो ये आपकी आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट आपकी स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति जो है वो आपकी बागवानी से संबंधित है। फ्रेंड्स यदि आपने इसमें से कोई भी क्रांति पहली बार पढ़ी हो तो जरूर कमेंट करके बताएं कि मैम मैंने ये क्वेश्चन जो है वो पहली बार पढ़ा है। अब देखेंगे खिलाड़ियों के उपनाम। खिलाड़ियों के उपनाम से भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ आपके हैं खिलाड़ी और ये आपके हैं उपनाम। फ्रेंड्स एक तरह से ये आपके लिए मास्टर वीडियो हो सकती है। यहाँ पर आपके पर्यावरण के साथ साथ जो है साइंस और जीएस के क्वेश्चन भी काफ़ी कवर हैं। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद की बात की जाए तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट आपके हैं पीटी ऊषा। पीटी ऊषा की बात की जाए तो इनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। पीटी ऊषा जो है उड़न परी के नाम से जानी जाती हैं। मिल्खा सिंह की बात की जाए तो ये फ्लाइंग सिख जो हैं के नाम से आपके मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। नेक्स्ट है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर की बात की जाए तो ये रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स की बात की जाए तो फ्लाइंग फिश के नाम से आपके माइकल फेल्प्स को जाना जाता है। नेक्स्ट है मैरी कॉम। काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट लगा लीजिए, सुपर मॉम के नाम से आपकी जो है मैरी कॉम को जाना जाता है सुपर मॉम के नाम से। नेक्स्ट और काफ़ी महत्वपूर्ण सौरभ गांगुली जो हैं वो आपके बंगाल टाइगर के नाम से आपके सौरभ गांगुली जो हैं वो जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद की बात की जाए तो लाइटनिंग किंड के नाम से आपके विश्वनाथन आनंद जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका राहुल द्रविड़। ये जो है दी बॉल के नाम से आपके राहुल द्रविड़ जो हैं वो जाने जाते हैं। फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट है आपका हरभजन सिंह। ये आपके टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका है पेले। तो ये आपके जो है ब्लैक पर्ल के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेंड्स कुछ और एक पेज बचा है तो आप थोड़ा टाइम और दे दीजिए, सारे क्वेश्चन जो है वो ये वाले भी कवर हो जाएं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रमुख खेलों में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं। यहाँ आपके खेल दिए हैं, यहाँ खिलाड़ियों की संख्या दी है। लगभग 2 से 3 मिनट और लगने वाले हैं तो आप वीडियो में बने रहिए। बेसबॉल की बात की जाए तो एक पक्ष में यहाँ पर देखा है, साफ लिखा है एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, तो ये होती है 9। बात रग्बी फुटबॉल की जाए तो इसके एक पक्ष में जो है 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है। नेक्स्ट है आपका पोलो। पोलो की बात की जाए तो पोलो खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 4 होती है। नेक्स्ट है आपका वाटर पोलो। वाटर पोलो के एक पक्ष में बात की जाए तो खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 7 होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे। और नेक्स्ट है आपका खो खो। खो खो की बात की जाए तो इसके एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो 9 होती है। नेक्स्ट आपका है कबड्डी। कबड्डी की बात की जाए तो कबड्डी के खेल में
जो खिलाड़ियों की एक पक्ष में संख्या होती है वो 7 होती है। नेक्स्ट है आपका हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट की बात की जाए तो इन सभी में एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 11 होती है। नेक्स्ट है आपका नेटबॉल की बात की जाए तो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो आपकी 7 होती है। फ्रेंड्स, यहाँ से सिर्फ आपको जो है एक प्रैक्टिस के तौर पर वीडियो देखनी है, और यदि आप वीडियो को 2 बार वॉच कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है टेनिस एवं टेबल टेनिस की बात की जाए तो इसके एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 हो सकती है। नेक्स्ट है आपका बास्केटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की जो संख्या है वो आपकी 5 होती है। नेक्स्ट आपका है जिम्नास्टिक, तो जिम्नास्टिक में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो 8 होती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ईवीएस से रिलेटेड वो यहाँ पर इस वीडियो में उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ साथ इसका सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिलेगा, तो उसका भी आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको सेकंड पार्ट उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताएं, और वीडियो में यदि कोई हमसे गलती होती है तो उसे ज़रूर हमें सजेशन दें, उस गलती को सुधारने की हम पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, जितना मेरे से उपलब्ध हो पाता है उतना मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू।